गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत भूगोल। भूगोल के अंदर हम पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों में भी हम पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने आपको बताया था 6 भौतिक प्रदेश हैं। तो हम पढ़ रहे हैं हिमालय। हिमालय में हमने पढ़ लिया महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। अब हम पढ़ेंगे शिवालिक। हिमालय का तीसरा भाग है। पहला आप लिख लो महान हिमालय, मध्य हिमालय, और तीसरा है इसका शिवालिक। इसे भाई हिमालय बोलते हैं। भाई हिमालय का निर्माण या शिवालिक का निर्माण महान हिमालय से निकलने वाली नित्यवाहिनी नदियों के अवसादों से हुआ है। ये अवसाद कौन कौन से हैं? मिट्टी, बजरी। यह हिमालय या शिवालिक महान हिमालय के मध्य हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं शिवालिक। शिवालिक को भाई हिमालय बोलते हैं। शिवालिक का निर्माण महान यानी महान हिमालय से निकलने वाली नित्यवाहिनी नदियों के अवसादों में क्या होता है? मिट्टी आती है और बजरी आती है। जब ये मिट्टी और बजरी जम जाती है तो घाटियों का निर्माण हो जाता है। तो है ना, अवसादों से हुआ है ये हिमालय। महान हिमालय या मध्य हिमालय के दक्षिण और पश्चिम से फैला हुआ है। तो अवसाद ऐसे मिट्टियां आई, ये इकट्ठी होती गई और ये श्रृंखला का निर्माण हो गया, उसे हम शिवालिक श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, इसको उतार लो, फिर अपन आगे लिखेंगे। लिख लिया होगा आप लोगों ने? अब इसमें कुछ विशेषताएं जो है ये लिख लो आप कि यह हिमालय का नवीनतम भाग है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसका निर्माण हिमालय में सबसे बाद में हुआ है। ठीक है ना। दूसरा है, यह लिख लो, यह श्रृंखला भारत की है,
दूसरा इसमें लिख सकते हो, इसका निर्माण अभी भी जारी है। इसका निर्माण प्लाओसीन काल में हुआ है। ठीक है, इसके बाद में इसका जो विस्तार है, चौथा, शिवालिक का विस्तार पंजाब के कोटवार बेसिन से बिहार में कोसी नदी तक है। इसे उतार लो आप, फिर अपन आगे लिखेंगे। ठीक है, तो अपन ने देखा यह हिमालय का नवीनतम भाग है। तो जैसे ही आपको बताया गया, हिमालय का जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ है, पहले महा हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। तो ये क्या है, हिमालय के सबसे बाद में जो भाग बना है, तो इसका मतलब क्या है, यह सबसे नवीन भाग है। इसका निर्माण अभी भी जारी है। कैसे जारी है, कि आपको भी बताया था कि इसका निर्माण किससे हुआ है, हिमालय से निकलने वाली नित्य वाहिनी नदियों से। जो ये नित्य वाहिनी नदियां हैं, जो हिमालय से निकलती है और अपने प्रवाह क्षेत्र में बहती है, तो अपने साथ मिट्टी, बजरी और कंकड़ लेके आती है। क्या लाती है, मिट्टी, बजरी और कंकड़। ये जो मिट्टी, बजरी और कंकड़, ये जो नदियां यहाँ आती हैं, तो इनके प्रवाह में कुछ कमी आती है, तो ये बजरी, मिट्टी और कंकड़ को यहाँ छोड़ देती है, और जो अवसाद बनते हैं उनसे ये जमीन ऊंची उठती हुई जाती है, जिससे क्या हुआ, शिवालिक का निर्माण हुआ। और नदियां आज भी बह रही है, और आज भी मिट्टी और बजरी कंकड़ लेके आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, कि इसका निर्माण आज भी जारी है। कब का है, प्लाओसीन काल का है। तो नवीन पर्वतों का जब निर्माण हुआ, तो हमने कल पढ़ा था टर्शरी कल्प। टर्शरी कल्प का ये अंतिम काल है, प्लाओसीन काल, और इसमें क्या हुआ, कि शिवालिक का निर्माण हुआ है। शिवालिक का विस्तार पंजाब के कोटवार बेसिन से बिहार में कोसी नदी तक है। ठीक है, अब जब हम इसको नक्शे में देखेंगे, वैसे नॉर्मली बनाएंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि इसका विस्तार कहाँ से है, पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका विस्तार है। अपन इसको देखते हैं, एक बार आप बता लो। ये आपका हो गया महान हिमालय, ये हो गया आपका मध्य हिमालय, ये हो गया आपका शिवालिक। तो यहाँ पंजाब के कोटवार से लेकर बिहार में कोसी नदी तक, इसके बाद भी इसका विस्तार है। तो अपन एक लाइन और लिख सकते हैं कि 5वां पॉइंट डाल के आप लिख लो, पूर्वोत्तर राज्यों में भी शिवालिक का विस्तार है।
आप समझ गए होंगे कि ये पंजाब का बुधवार बेसिन से लेकर ये बिहार की कोसी नदी तक आप इसका विस्तार देखते हैं शिवालिक का मुख्य रूप से। और कोसी नदी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। कोसी नदी वो नदी है जिसे बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है। क्या है? बिहार का शोक। मतलब शोक का मतलब होता है दुख, शोक का मतलब होता है तकलीफ। तो बिहार को तकलीफ देने वाली नदी के रूप में कोसी नदी को जाना जाता है, क्योंकि जब मानसून का इलाका है तब कोसी नदी के अंदर बहुत ज्यादा बाढ़ होने आते हैं, जिससे कि आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा तबाही मचती है। इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। कुछ बच्चों का पूछना है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर जो नदी है उसे बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, इसको आप समझ लो। ये हो गया महान हिमालय। ये श्रेणियों के रूप में मध्य हिमालय, यहाँ की लाई हुई नदियों के अवसादों के रूप में शिवालिक। अब इसको आप देख लो एक बार, किसी को नोट करना है, बनाना है बना लो, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। अभी हमने पढ़ा शिवालिक का विस्तार पूर्वोत्तर राज्यों में भी है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे शिवालिक की ऊंचाई। शिवालिक की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। फिर आप देखेंगे शिवालिक की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। ठीक है, ये तीन चीजें लिख लो। फिर इसके बाद में हम लिखेंगे कि इनमें कौन कौन सी घाटियों का निर्माण होता है और उन घाटियों को हम क्या बोलते हैं। ये तीन चीज लिख लो, फिर हम लिखेंगे शिवालिक के अंतर्गत बनने वाली घाटियां और उन घाटियों को क्या बोला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि शिवालिक की घाटियों का निर्माण पश्चिम
वह पूर्व दोनों तरफ है। घाटियों को पश्चिम में दून, जैसे देहरादून, पाटलिपुत्र, कोटलीपुत्र और घाटियों को पूर्व में द्वार, जैसे हरिद्वार। ये हो गया आपका शिवालिक की पहाड़ियों के बारे में जानकारी। इसे उतार लीजिए, फिर हम हिमालय के एक अन्य और वर्गीकरण की तरफ चलेंगे। ठीक है, आपने उतार लिया। इसकी जो मुख्य बातें हैं वो रिवीजन के रूप में आप उतार लीजिए। पहला, इसका निर्माण के बारे में लिख सकते हैं। शिवालिक का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के अवसादों से हुआ है। दूसरा आप लिख सकते हैं, इसका निर्माण नवीन है, निर्माण कार्य अभी भी जारी है। तीसरा, इसका विस्तार पंजाब से बिहार व कुछ हिस्सा पूर्वोत्तर राज्यों में भी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 900 मीटर से 1000 मीटर व चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। पांचवा, इसकी घाटी पूर्व में द्वार व पश्चिम में दून कहलाती है। उतार लो, फिर अपन प्रादेशिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण पढ़ेंगे।
अब है हिमालय का वर्गीकरण प्रादेशिक व नदी घाटियों के द्वारा या के आधार पर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हिमालय का वर्गीकरण प्रादेशिक व नदी घाटियों के आधार पर। पहला आप पढ़ेंगे पंजाब हिमालय। यह हिमालय सिंधु व सतलज के बीच में स्थित है। इसका पश्चिम से पूर्व की ओर वाला भाग कश्मीर व हिमाचल हिमालय कहलाता है। दूसरा है आपके सतलज व काली नदी के मध्य स्थित हिमालय कुमायूं हिमालय कहलाता है। कुमायूं हिमालय कहलाता है। इसे आप बता लीजिए, फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है, उतार लिया होगा। अब हम और लिख देते हैं नेपाल हिमालय। काली व तीस्ता नदी के मध्य वाले हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं। और आपका चौथा भाग है असम हिमालय। तीस्ता व दिहांग नदी के मध्य वाला हिमालय प्रदेश असम
हिमालय कहलाता है। उतार लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब हमने प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर या नदी घाटियों के आधार पर भी हिमालय को 4 भागों में बांटा था। पहला जो हमारा भाग था वह था पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का जो क्षेत्र है वो कहा था सिंधु व सतलज नदियों के मध्य स्थित हिमालय का जो भाग था उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। इसके अंतर्गत पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम चलते हैं तो उस भाग को कश्मीर व हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। दूसरा जो आपका था हुमायूं हिमालय। हुमायूं हिमालय, इसके अंतर्गत इसमें पाई आपकी नदी सिंधु व सतलज। यहाँ पर आपकी आएगी सतलज व तीस्ता। सतलज व तीस्ता नदी के बीच में जो स्थित था हिमालय का भाग उसे हम क्या कहते हैं, हुमायूं हिमालय। और नेपाल हिमालय कौन सा है, काली नदी व तीस्ता नदी के मध्य जो हिमालय का भाग स्थित है उसे नेपाल हिमालय कहते हैं। इसे आप तीस्ता व काली नदी के बीच में भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो काली नदी और असम के या तीस्ता नदी में असम के बीच वाला जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं, असम हिमालय। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम पढ़ेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियां। यहाँ पर हुमायूं हिमालय में अपना सतलज व काली नदी पड़ेगी। देखिए अब हम पढ़ेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियां। इससे पहले मैं आपको, जब हमने हिमालय पढ़ाना चालू किया था उससे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के हमने 3 भाग बताए थे। पहला बताया था हिमालय, दूसरा बताया था ट्रांस हिमालय और तीसरा बताया था पूर्वांचल की पहाड़ियां। अब देखिए आप, हमने हिमालय पढ़ लिया था, आपको ट्रांस हिमालय के बारे में भी बता दिया था कि भाई ये जो हिमालय का ये वाला जो हिस्सा है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। और उसके बाद इसके नीचे से ही हमने हिमालय के 3 भाग बताए थे आपको। और हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में। तो आप इसे देख लीजिए, उतारने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे मैं हटा रहा हूं। यहाँ पर एक शब्द आता है असम हिमालय के बाद में दक्षिण में एक तीव्र ढाल होता है जिसका विस्तार पूर्व की ओर है।
और इन्हीं के मध्य पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। ये पूर्व के 7 राज्यों में है। इन राज्यों को 7 सिस्टर या 7 बहनों का राज्य भी कहते हैं। ये सभी राज्य कभी आसाम का हिस्सा थे। इसे आप बता लीजिए, फिर मैं आपको 7 राज्यों के बारे में बताऊंगा और एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाकर ये बता दूंगा कि वहां पर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं और उनकी स्थिति क्या है और राज्यों की स्थिति क्या है। जब हम भारत के नक्शे को पूर्व की तरफ देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से है। और यहीं पर सतत रूप से ये पहाड़ियां हैं। बीच में है आपके खारी, जयंती की पहाड़ियां और इनके अंतर्गत जो राज्य हैं उनको याद कर सकते हो आप एक छोटे से समीकरण से। अनाम मित्र, इस अनाम मित्र में आपके 5 राज्यों के नाम मिल जाएंगे और 2 राज्यों के नाम आप लिख सकते हैं अपने मन से। पहला मिल जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपका मिल जाएगा नागालैंड, तीसरा आपको हो जाएगा मणिपुर, चौथा आपको हो जाएगा मिजोरम, पांचवा आपके हो जाएगा त्रिपुरा। ये जो है ये यहां से स्टार्ट है, ये आपके है अरुणाचल, ये आपके है नागालैंड, ये आपके है मणिपुर, ये आपके है मिजोरम, ये आपके है त्रिपुरा, ये आपके है छठा जो आपको लिखना है वो है मेघालय, और यहाँ पर है असम या आसाम। ठीक है, ये जो है और यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जो मेन जो आपको याद रखनी है। पटमोई की पहाड़ी, नागा हिल्स, मणिपुर की पहाड़ियां, मिजोरम की पहाड़ियां, अब जब आप इसको देखोगे तो आपको दिखेगा देखो कि ये उत्तर है और दक्षिण में एक तीव्र ढाल पैदा हुआ है। ये ढाल किस तरफ जा रहा है, पूरब की ओर। और यहीं पर है पूर्वांचल की पहाड़ियां जो कितने राज्यों में, 7 राज्यों में है। जो 7 राज्य कहां से निकले हैं, आसाम से निकले हैं।
कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। अब जो यहाँ देखने वाली बात है, इन पहाड़ियों की जो लंबाई चौड़ाई इसी तरीके से बनी हुई है कि दक्षिण में एक तीव्र ढाल आ गया, पूरब की ओर चले गया, और इनका जो क्रम है अरुणाचल में पटकोई की पहाड़ियां, नागालैंड में नागा हिल्स है, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियां, मिजोरम में मिजोरम की पहाड़ियां हैं, इस तरीके से। और ये 7 सिस्टर राज्य आपको कभी कभी कंपटीशन में भी पूछ लेता है। तो आज हमारा जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश वाला जो एक भौतिक प्रदेश था, जिसे आपने उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में शामिल किया आपकी किताबों में, हालांकि वो चीज नहीं है, अपने को तो हिमालय ही पढ़ना था, लेकिन एक विद्यार्थी को थोड़ी बहुत जानकारी एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए, इसके लिए हमने आपको ट्रांस हिमालय भी बता दिया और पूर्वांचल की पहाड़ी भी बता दी। आपको हिमालय में स्थित कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में बता दिया, और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन के बारे में बता दिया, जो कहां पर है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है। तो आज के लिए अपना ये टॉपिक यही खत्म है। कल हम भारत के भौतिक प्रदेश में से मध्य का मैदान या उत्तर का विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों से मैं आशा करता हूं कि अपनी पुस्तक में से उसको आप बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। अगर आप उसे बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको एक ही बार में पढ़ने से याद हो जाएगा। तब तक के लिए आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेरीज हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसी टॉपिक में से कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप दोबारा भी मेरे से पूछ सकते हैं। कल हम जब उत्तर का मैदान चालू करेंगे तब अगर इससे संबंधित कोई समस्या होगी तो पहले हम उसको हल करेंगे, उसके बाद में हम उत्तर के मैदान को पढ़ेंगे। तो उत्तर का जो मैदान है बेटा, उसको हम 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो आप उसी हिसाब से उसको देख लेना, या आपकी किताबों के हिसाब से 3 भागों में है। पहला सिंधु का क्षेत्र, दूसरा है गंगा का क्षेत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र। जो सिंधु का क्षेत्र है उसे हम पंजाब बोलेंगे। पंजाब में मतलब है 5 आब वाला प्रदेश, ऐसा प्रदेश जिसमें 5 आब है। ये 5 आब क्या है? तो पंजाब में बेटा 5 दो आब हैं, जिनके कारण या 6 नदियों के बीच की भूमि है जो 5 दोआब बनाती है। तो कैसे है कि दोआब किसे कहते हैं? 2 नदियों के बीच वाले प्रदेश को दोआब कहते हैं। ऐसे ही पंजाब में कितने आब हैं? 5 आब हैं, जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे विस्तार के साथ में। धन्यवाद।